हमारे साथ पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, मौजूद हैं। चव्हाण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। विपक्ष हंगामा कर रहा है और पूरा विपक्ष एक तरह से एकजुट इसमें लग रहा है। क्यों महाराष्ट्र आहत है इतना इस समय? देखिए, ये डबल इंजन सरकार की महाराष्ट्र पे मेहरबानी है। देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन सरकार वही चला रहे हैं। अब पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस नए फॉक्सकॉन के प्रोजेक्ट पर जो वेदांता के साथ में अब मिलकर आ रहा है, बहुत काफी नजदीकी से साल 2 साल तक कोशिश की थी। महाराष्ट्र की टीम तैवान गई थी, हमारे महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के उद्योग मंत्री ने दिल्ली में प्रेजेंटेशन किया था, जमीन तय हो गई थी, जमीन और कितनी लगेगी उसके बारे में सारा 15 साल का प्लान बना था। बिजली मुफ्त दी जाएगी, पानी की दरें क्या होगी, सब कुछ जो पैकेज था वो फॉक्सकॉन के इच्छा अनुरूप पूना के पास में तलेगांव, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है हमारे देश का, वहां पे ये जमीन देना तय होता है। और काफी बड़ी जमीन, तो बहुत मुश्किल है वहां पे इतनी ज्यादा जमीन, 1000 एकड़ से ऊपर जमीन देना, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। अब जो फॉक्सकॉन के जो आला अधिकारी थे और महाराष्ट्र सरकार के जो उस समय के अधिकारी थे, उनपे जो रोज अनौपचारिक बातचीत होती थी, उसमें ये बात तय हुई थी कि सारा कुछ फिक्स्ड है, तय है और वी विल कम टू महाराष्ट्र, में कोई दो राय नहीं थी। मुकाबला जहाँ स्पर्धा जो थी वो तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और थोड़ा कर्नाटक में थी, लेकिन आखिरी तौर में तेलंगाना और महाराष्ट्र की स्पर्धा थी और महाराष्ट्र को मंजूरी मिल गई थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, कैबिनेट नोट तैयार था, क्योंकि महाराष्ट्र जो सहूलियतें दे रहा था उसकी पूरी कीमत करीब 38,000 करोड़ थी और दिल्ली की फिर अलग से सब्सिडी मिलने वाली थी। लेकिन ये 38,000 करोड़ की सब्सिडी देने का जो कैबिनेट का फैसला था, उसके लिए कैबिनेट नोट तैयार था, लेकिन जैसी ही सरकार बदल गई, नई सरकार आई, उन्होंने टालमटाजी शुरू कर दी, क्योंकि कुछ संदेश आया होगा कि शायद कुछ इसमें और होने वाला है। और हफ्ते के बाद हर हफ्ते कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन ये नोट कैबिनेट के सामने रखा ही नहीं गया और ये बात टलती गई। एकदम अचानक फैसला है कि गुजरात प्रोजेक्ट जा रहा है। गुजरात की कोई तैयारी नहीं है, ये भी पता नहीं कि गुजरात में कहाँ ये प्रोजेक्ट लगेगा। गुजरात में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल कल्चर भी नहीं है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट देश के लिए बहुत अहम है। तो पहले तो अगर देश में आ रहा है तो मैं उसके लिए खुशी का इजहार करता हूँ। अब लेकिन ये प्रोजेक्ट सफल भी होना चाहिए। गुजरात में अब सफल होगा कि नहीं पता, लेकिन इसके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ, गुजरात के चुनाव आने वाले 5 साल पहले जो गुजरात के चुनाव थे, एन उसी टाइम में अचानक बुलेट ट्रेन का ऐलान कर दिया गया और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब यहाँ पे आए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,18,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा, जो 2022 तक पूरा होना था। लेकिन अभी तक कहीं आसपास भी पता नहीं कोई पहली ईंट भी नहीं लिखी गई है। ये चुनाव के लिए एक घोषणा थी, ये भी चुनाव के लिए घोषणा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि चुनाव के लिए सिर्फ घोषणा, आगे इसके कुछ नहीं होगा, तो देश के लिए अच्छा नहीं। क्यों आपको ये लग रहा है कि अगर चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कुछ होगा नहीं इसमें? ये क्यों मन में ये संशय है? देखिए, ये इसलिए आशंका है कि बुलेट ट्रेन जो भी चुनाव के पहले इसकी घोषणा हुई थी, 2022 तक उसको पूरा होना था, कहीं दूर दूर तक उसमें कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो अब पता नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, बुलेट ट्रेन के बारे में कहूंगा, ये मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन है। क्या किसी भी महाराष्ट्र के नागरिक ने, उद्योगपति ने, बिजनेसमैन ने, पॉलिटिशियन ने इस बुलेट ट्रेन की मांग की थी? करीब करीब आधा खर्चा महाराष्ट्र करेगी। एक कर्जा है जापान सरकार से ने लिया है, तो हम पे क्यों थोपी गई योजना? ये इसलिए थोपी गई कि जिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की आपने बात की, जो हाईजैक करके मुंबई से अहमदाबाद ले गया, अब वहां पे लोगों को आना है तो अहमदाबाद तो इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट आती नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट से मुंबई आती है। फिर मुंबई से लोगों को जल्दी ले जाने के लिए बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा गया, जबकि कई सारी फ्लाइट्स मुंबई से अहमदाबाद जाती है। आपने मरीन एकेडमी की बात की, कई सारे प्रोजेक्ट मुंबई से हाईजैक करके गुजरात ले गए और एक तरह से एक साजिश है कि मुंबई का महत्व कम हो और उसके पर्याय अहमदाबाद के नजदीक जो गिफ्ट सिटी है उसका महत्व बढ़े। पहले देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने राज्य के लिए ऐसा पक्षपाती
कोई निधि धोरण, कोई योजना नहीं कही थी, जो इस सरकार के, मोदी सरकार के चलते हो रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये पक्षपाती रवैये की बात कर रहे हैं, इसका असर जो संघीय ढांचा उस पर कैसे आंक रहे हैं? क्योंकि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, रोजगार की जरूरत, अगर ये प्लांट महाराष्ट्र में आता वहां पे रोजगार होगा, लेकिन बहरहाल अब अगर बन भी जाए तो गुजरात में मिले रोजगार, लेकिन जो संघीय रिश्ते हैं और उस पर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? क्या ये मामला इसके बाद से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं संघीय रिश्ते की तरफ आता हूं, लेकिन मैं एक और दूसरा अहम मुद्दे पे आना चाहता हूं। 1991 में हमने पूरी आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लाए थे। आप जानते हैं, नरसिम्हा राव सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उसमें क्या अहम कदम था कि सरकार कोई लाइसेंस परमिट नहीं देगी। सरकार किसी भी उद्योगपति को नहीं कहेगी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप प्रोजेक्ट लगाओगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। सरकार इस प्रक्रिया से पूरी तरह से हट गई थी। अब कहीं ऐसा लग रहा है कि, दूसरा उदाहरण देता हूं कि मोदी साहब ने जब महाराष्ट्र में बहुत नाराजगी हुई, तब हमारे मुख्यमंत्री ने जब फोन पे वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा अगला प्रोजेक्ट आपको देंगे। अरे आप कौन होने वाले हो? प्रोजेक्ट अगर किसी विदेशी निवेशक को लगाना है तो वो राज्य सरकारों से बात करेगा, कितनी सहूलियत मिलेगी, क्या होगा, और केंद्र सरकार अपनी जो मंत्रालय अपनी बात करेगा। अब क्या प्रधानमंत्री तय करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा? तो फिर हम लाइसेंस परमिट राज की भूमिका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कठिन बात है, और जैसे आपने कहा संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। अब मैंने उदाहरण दिया कि अपने वाजपेयी सरकार देखी है, उसके पहले देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, कई सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की सरकारें थी। किसी भी प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने इस तरह का पक्षपात नहीं किया अपने राज्य के लिए। यही बात है, इस पर गंभीर विचार होना चाहिए देश में। और जिस तरह से बुलेट ट्रेन बिना किसी चर्चा के कैबिनेट के निर्णय नहीं हुआ, कैबिनेट निर्णय में तय हुआ था कि 96,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन साल के भर के बाद अबे साहब आए तब 1,18,000 हो गए। किस तरह से निर्णय ले रहे हैं? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसी बातचीत बिना करे आप कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े जी, आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद।